बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनहेरिटेंस का चैप्टर जो हमने शुरू किया है, उसके पहले लेक्चर में, लाइव लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया है। तो आज जो है एक बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये आज का जो लेक्चर होगा ये कंसेक्यूटिव 2 आवर इसकी ड्यूरेशन होगी। और इस लेक्चर में आप क्या सीखेंगे, इनहेरिटेंस चैप्टर में जो मुश्किलात है, आपको जो प्रॉब्लम्स है बेसिक्स में, फिर आगे जाके कुछ टॉपिक्स में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आज क्लियर करें। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट पार्ट में कुछ हमने किए हैं उसको आगे लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके ऊपर बात करनी है। एंड देन सम एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और एमसीक्यूज के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसको भी यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें इसको एंड तक देख लें ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो, एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए। तो आज जो मैं चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके सामने बोर्ड पे नहीं होगी बल्कि कुछ प्रेजेंटेशन टाइप है। और ये लेक्चर जो है इसमें आपके सामने कुछ पिक्चर्स, कुछ एनिमेशंस वगैरह आएगी जिससे इनहेरिटेंस के बेसिक पे आपका जो कंसेप्ट है वो इंतहाई आसानी से और खूबसूरती से क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके जहन में वो चीजें बैठ जाए। तो इसके बाद आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे और जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स जो हैं ये नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है और अक्सर स्टूडेंट्स इसको उल्टा पढ़ लेते हैं कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील इज कॉल्ड जीन। लोग ऐसे समझते हैं। अब गौर से देखें इसकी तरफ। पहले आप जीन को समझे, जीन क्या है, कहाँ पे है, फिर एलील को समझे कि एलील क्या है। यहां मैं आपको इतना बता दूं कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। एक जीन है, उसके डिफरेंट वेराइटीज के लिए डिफरेंट एलील है। तो वो जो डिफरेंट वेराइटीज के लिए एलील है, पार्टिकल्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, उसको आपने क्या कहना है, एलील। पहले जीन को समझते हैं। जीन हमारे पास क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए और अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कंप्लीट हमारे पास क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। तो उस डीएनए के एक पार्ट को आपने जीन कहना है। कैसे, इस डायग्राम की तरफ गौर से देखिए। ये आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। आप इस एक क्रोमोसोम को उठाएं, ये क्रोमोसोम आपके पास, ये जो आपको ब्लू इस वक्त नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमेटिड की कंपोजिशन होती है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। उसमें से आप सिर्फ डीएनए को निकाले तो डीएनए को लेके आए, देखें इस डीएनए में इस एक शॉर्ट फ्रेगमेंट को, इस एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को, इसको आपने क्या कहना है, जीन कहना है। अब देखें ये जीन एक फॉर्म में तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम जब आते हैं ये तो पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स अगर पेयर में होंगे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उसका एक पार्ट एक पेरेंटल से है, दूसरा क्रोमोसोम इस होमोलोगस पेयर का दूसरे पेरेंट से है। तो हो सकता है कि वो दोनों क्या हो, वो डिफरेंट सीक्वेंसेस हो, या डिफरेंट एक ही कैरेक्टर के लिए आपके पास ये अल्टरनेट फॉर्म्स हो, वेरिएशंस हो इसमें। तो उसको फिर आपने क्या कहना है, एलील। यहाँ पे आप जीन को समझ लें, आगे जाके एलील को समझते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। उस डीएनए के एक पार्ट को असल में क्या कहते हैं, ये जीन कहते हैं। और इस जीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। अब इस एलील से इसको कंपेयर करते हैं। एलील क्या है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। कैसे, इस डायग्राम की तरफ गौर से देखें। ये आपके पास दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमेटिड्स नहीं है, याद रखें ये क्रोमेटिड्स नहीं है, ये क्रोमोसोम्स हैं। यानी एक क्रोमोसोम का एक पार्ट लिया है, एक क्रोमेटिड दूसरे का दूसरा लिया है। तो आप सपोज करें कि ये एक क्रोमोसोम
इस होमोलोगस पेयर में, ये आपके पास 2 क्रोमोसोम है आपके सामने, इसमें ये एक पार्ट जो है ये एक पेरेंट से आया है, ये दूसरा पार्ट जो है ये दूसरे पेरेंट से आया है। दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टर का जीन है, दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टर का जीन है, बट उस कैरेक्टर का ट्रेट जो है वो डिफरेंट है। आगे आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बता रहा हूं। इधर लिखा है एलील फॉर पर्पल फ्लावर, और फिर दूसरे पेयर, इस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पे लिखा है एलील फॉर व्हाइट फ्लावर। तो देखें, दोनों तो कलर ऑफ फ्लावर के लिए है, बट एक पार्ट पर्पल के लिए है और दूसरा पार्ट जो है ये व्हाइट के लिए है। तो ये 2 अल्टरनेट फॉर्म है, एक अलग कलर के लिए, दूसरा अलग कलर। कैरेक्टर एक है, कलर ऑफ फ्लावर, बट उसकी फिनोटिपिक अपीयरेंस या उसके जो ट्रेट्स हैं हमारे पास, कलर्स हैं, वो डिफरेंट है। तो एक अल्टरनेट एक के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, इसलिए हम लिखते हैं द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। तो इन दोनों को अलग अलग क्या कहेंगे, इसको एलील कहेंगे, और कंबाइनली आप इसको एक जीन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलील एंड जीन। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दैट जीन। ये हमारे पास हो गई बेसिक डिफरेंस। अच्छा, एक और डिफरेंस हमारे पास बेसिक बहुत जरूरी है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट। अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कैरेक्टर्स किसको कहते हैं और ट्रेट किसको कहा जाता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट समझते हैं ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। बाज़ औक़ात हम कैरेक्टर्स के लिए ट्रेट का वर्ड यूज़ कर ले, ट्रेट के लिए कैरेक्टर का वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम गलती ये करते हैं कि ट्रेट के लिए कैरेक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर 1, एनी ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैसे? हेयर्स है, उसके कलर देख लें, ये कैरेक्टर है। स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, आइज का कलर एक कैरेक्टर है, ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। फिर इस कैरेक्टर में ट्रेट किसको कहा जाता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। जिस तरह अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन को हम एलील कहते हैं, इस तरह कैरेक्टर के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स में, फिजिकल अपीयरेंस में अवेलेबल होता है। तो उस डिफरेंट अपीयरेंस को आपने क्या कहना है, ट्रेट कहना है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कलर ऑफ आई इज अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में देखें, डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट कलर्स ऑफ आईज होते हैं। किसी का कलर ऑफ आईज डिफरेंट होगा, किसी का डिफरेंट, बट ये सब के लिए कॉमन क्या है, कलर ऑफ आई तो कॉमन है ना, यानी आप उसमें से कलर को स्पेसिफाई मत करें, बट उस आई का एक कलर तो होता है ना, उसमें कोई तो कलर होगा, तो ये कैरेक्टर है। कलर ऑफ आई एक कैरेक्टर है, कलर ऑफ फ्लावर एक कैरेक्टर है। अब उसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, वो आपको ऐसे समझ आएगी। देखें, ये आपको 6 डिफरेंट कलर ऑफ आईज इस वक्त नजर आ रही हैं। ब्लैक भी है, ग्रे भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं। अब इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि कोई भी कलर है आई का, बट एक कलर तो है, तो कलर ऑफ आई एक कैरेक्टर है, बट ये कलर्स इस वक्त डिफरेंट फॉर्म्स में है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर इज एक्चुअली कॉल्ड अ ट्रेट। सपोज मैं कहूं ब्लैक ट्रेट फॉर कलर ऑफ आइज, फिर ग्रे ट्रेट फॉर कलर ऑफ आइज, ब्राउन ट्रेट फॉर कलर ऑफ आइज। ये कलर ऑफ आइज सब में सेम है, सब में है, बट उसमें डिफरेंट फॉर्म्स है आपके पास। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, एक कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को आपने ट्रेट कहना है। इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल ये होगी, आप कलर ऑफ फ्लावर देख लें। फ्लावर तो सारे हैं और सब में कोई स्पेसिफिक कलर भी होगा, तो वो कलर ऑफ फ्लावर एक कैरेक्टर है।
रेड फ्लावर अलग होता है, पिंक फ्लावर अलग होता है, ब्लैक फ्लावर अलग होता है, ये सारे। हाइट देख लें, हाइट हमारे पास एक करेक्टर है, तो इसमें टाल और ड्वार्फ ये दो अलग ट्रेड्स हैं। इस तरह आप सीट का शेप देख लें, क्योंकि आगे मेंटल लॉस पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। सीट का शेप देख लें तो सीट शेप एक करेक्टर है, राउंड और रिंकल उसका ये ट्रेट होगा। इस तरह आप सीट कलर देख लें तो सीट कलर एक करेक्टर है। इस तरह ग्रीन और येलो इसमें क्या है, ये इसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड ट्रेट। ट्रेट्स जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेक्टर को कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब यहां पे हमारे पास मेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ये शुरू कर रहे हैं, मेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले तो आप ऐसे करें कि सेकेंड ईयर की बुक उठाएं, इनहेरिटेंस का चैप्टर खोलें और उसमें पहले मेंडल के बारे में इंफॉर्मेशंस लिखी हैं। मेंडल कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, उसकी जो एक्सपेरिमेंट्स थी, वो सारी चीज़ें ये आपको बुक से मिल जाएंगी, आसानी से आप इसको रीड कर लें। यहाँ पे मेरी एक बात याद कर लें कि मेंडल का जो वर्क है वो उसके डेथ के 34 ईयर बाद वो पब्लिश भी हुआ था और उसको बहुत फेम भी मिल गई थी। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त मेंडल ने ये काम किया उस वक्त उसको फेम क्यों नहीं मिला? इसका रीज़न है, 3-4 रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये है कि वो उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो वो कुछ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट किया तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं ली। दूसरी बात, उस वक्त साइंटिस्ट जो है, लोग जो है उस वक्त के वो स्टेटिस्टिक्स से ना वाकिफ़ थे, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन वो नहीं कर सकते थे, उनको इसकी नॉलेज नहीं थी। तीसरी बात यह है कि उस एरा में डार्विन के जो एक्सपेरिमेंट्स, डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन की, उस वक्त सारे साइंटिस्ट उसमें बिजी थे डार्विनिज्म में, तो इसलिए मेंडल के वर्क को जो है ज़्यादा फेम नहीं मिला। ये कुछ डिफरेंट हमारे पास रीजंस थे कि मेंडल का वर्क जो है उस वक्त तो उसको फेम नहीं मिला और उसने इसको एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश किया था, तो इसलिए मेंडल का वर्क जो है वो उस वक्त लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दी। फिर 34 ईयर लेटर जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए साइंटिस्ट ने और देखा कि ये तो मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए फिर मेंडल को द फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम जो है ये दे दिया। अब मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने देखना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऐसे तो और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिस पे मेंडल एक्सपेरिमेंट कर सकता था, बट मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? क्या रीजन था इसका? नंबर 1, इजी टू ग्रो इन बोथ पॉट्स एंड ओपन ग्राउंड। आप पी प्लांट को उठा के कहीं पे भी इसकी ग्रोथ करा सकते हैं, एक पॉट्स में भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ओपन ग्राउंड में भी इसको आप इसकी ग्रोथ करा सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ इजीली हो जाती है, इसलिए मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया। नंबर 2, शॉर्ट लाइफ साइकिल। चूँकि उसको रिजल्ट्स बहुत सारे चाहिए थे, इसलिए इसका लाइफ साइकिल जो है ये शॉर्ट है, जल्दी जल्दी लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। नंबर 3, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अभी आप आगे एक्सपेरिमेंट में देख लेंगे, सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है इसमें और क्रॉस पोलिनेशन जो है ये भी इसमें हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में मेंडल को आसानी होगी, तो मेंडल ने इसकी वजह से भी पी प्लांट को यूज किया। नंबर 4, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि उस हर एक कैरेक्टर के डिफरेंट वेराइटीज हैं, यानी आप कह सकते हैं उस हर एक कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो इसमें तकरीबन 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को मेंडल ने उठा के उसको यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। 7 कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ये मेंडल ने यूज किए थे। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट जो मेंडल की लॉ है उसको डिस्कस करना है और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी देख।
इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गौर से देखें। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस इज द क्रॉस, दिस क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनहेरिटेंस ऑफ वन पार्टिकुलर ट्रेट। क्या मतलब है इसका? यानी अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वन स्पेसिफिक कैरेक्टर। गौर से इस बात को सुने। मेंडल ने एक पी प्लांट उठाया और उसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम देखें, बट एक कैरेक्टर इसमें डिफरेंट, उसको डिटरमाइन करना है। इस वक्त मेंडल ने सीट के शेप को यूज किया है, यानी इस क्रॉस में हमने क्या करना है, ऐसे दो इंडिविजुअल को क्रॉस करना है जो बाकी सारे कैरेक्टर्स में सेम है, बट उसका एक कैरेक्टर जो है, उस एक कैरेक्टर के ट्रेट्स डिफरेंट है। इसलिए मैंने पहले ट्रेट और कैरेक्टर की डिफरेंस बताई, ये यहां पे जरूरी है। फिर से सुनो इसको। ऐसे दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस कर रहे हैं जिसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स के ट्रेट तो सेम है, बट एक कैरेक्टर का ट्रेट जो है ये डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, और जनरली दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने यहाँ पे कौन सी चीज यूज की, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीड। देखें, सीड का शेप एक कैरेक्टर है और उसमें राउंड और रिंकल दो डिफरेंट क्या है? ट्रेट है। ये आपके पास कैपिटल आर, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस कैपिटल आर ये राउंड सीड के लिए है। इसको क्रॉस करते हैं हम रिंकल्ड सीड से। रिंकल्ड के लिए जरूरी है कि दोनों एलील्स जो हैं ये कौन से फॉर्म में होंगे? रिसेसिव फॉर्म में होंगे। अब हमने इन दोनों को क्रॉस करना है और इसके रिजल्ट्स देखने हैं कि रिजल्ट्स इसके क्या आएंगे। कैपिटल आर यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, क्रॉस कर रहे हैं इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे इससे एक आर लिया है और इससे भी एक आर। रीजन इसका क्या है? गौर से देखें। जब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कंबाइन होंगे तो इससे एक हेट्रोजाइगस बन जाएगा। जरा गौर से इस पॉइंट की तरफ देखें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ होम heterozygous gene there are two different alleles, one dominant and one recessive. सिंबल्स की तरफ देखें। हेट्रोजाइगस में दो डिफरेंट एलील्स हैं, एक राउंड ट्रेट के लिए है, दूसरा रिंकल ट्रेट के लिए है। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, तो यहां पे इसमें दो डिफरेंट एलील्स हैं, बट दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनमें डोमिनेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें एक शो होगा एक हाइड होगा। एंड सेपरेट ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस। अब ऊपर देखें तो आपके पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें से एक एक क्यों आया है? मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यही था कि जब गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो प्रोसेस ऑफ मियोसिस होगा, एंड मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। तो इसमें एलील्स ऑफ द जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग अ जेनेटिक क्रॉस, द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एलील्स ऑफ द जीन separate from each other. This separation actually means segregation. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन असल में क्या है कि एलील्स ऑफ द जीन्स जो है ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये क्यों सेपरेट होते हैं? आपको पता है कि क्रोमोसोम और जीन का एक पैरेलल बिहेवियर है, वो ये है कि बोथ अकर्स इन पेयर। आगे टॉपिक में आ रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये है पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। इनका एक पैरेलल बिहेवियर ये कि बोथ अकर्स इन पेयर। अब याद रखिए कि मियोसिस में क्रोमोसोम रिडक्शन डिवीजन है। वो सपोज 46 है ह्यूमन बीइंग में, तो वो गेमेटोजेनेसिस में जर्म सेल्स में वो 23 हो जाते हैं। तो ये क्यों?
ये क्रोमोसोम सेपरेट हुआ। जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इससे पहले हमने पढ़ा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील है, दूसरे के ऊपर दूसरा है, तो ऑटोमेटिकली वो एलील्स भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि होमोलोगस पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसलिए एलील्स ऑफ द जीन आल्सो सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये हमारे पास सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद ये कैपिटल आर स्मॉल आर कंबाइन होके ये बना रहे हेट्रोजाइगस। तो याद रखें कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे ऑल ऑफ देम 100% विल बी हेट्रोजाइगस। अगर आपसे पूछा जाए कि F1 में होमोजाइगस कितने होंगे तो कोई नहीं होगा। F1 जनरेशन में कोई होमोजाइगस नहीं होगा, ना तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है और ना ही होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। F1 में सारे के सारे 100% ये हमारे पास क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस होंगे। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर, ये आपके पास क्रॉस पोलिनेशन की एग्जांपल है। अब मेंडल ने जो सेल्फ पोलिनेशन दी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। इनको आगे डिस्कस करेंगे हम कि ये क्रॉसेस हमारे पास क्या है। अब इस क्रॉस को आगे लेके चलते हैं और सेल्फ क्रॉस करेंगे। इस वक्त आप सिर्फ याद रखें कि F2 के लिए हमने क्या करना होगा। टू गेट F2 वी विल क्रॉस F1 विद F1। तो F1 और F1 दोनों सिमिलर है, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज सेल्फ क्रॉस। जब आप दो सिमिलर को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, दोनों F1 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ क्रॉस। यहां आप इतना याद रखें। आगे मैं इस क्रॉसेस को एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस को, सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। कोशिश होगी कि चैप्टर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, आगे लेके जाते हैं इसको। ये आपको याद हो गया कि F2 बनाने के लिए आपने सेल्फ क्रॉस करना है। F1 को F1 से क्रॉस कैसे देखें, आप ऊपर देखें तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर एक इस लेफ्ट पे देखें तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ये क्यों अलग अलग किया है? दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो हेट्रोजाइगस है उसमें एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव है, बट ये मियोसिस में गेमीटोजेनेसिस के दौरान ये सेपरेट हो गए हैं। तो एक गेमीट कैपिटल आर के लिए, दूसरा स्मॉल आर के लिए, इस तरह होगा। अब इसको क्रॉस करें तो टॉप और लेफ्ट का फर्स्ट कैपिटल क्रॉस होगा, तो इससे कैपिटल आर यानी होमोजाइगस डोमिनेंट बन गया है। नंबर 2 इधर बन जाएगा आपके पास हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। नंबर 3 इधर भी बन जाएगा हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और इधर बनेगा दोनों स्मॉल आर। तो ये आपके पास आ जाता है होमोजाइगस रिसेसिव। अब एमसीक्यूज इस पे आते हैं। ऑलरेडी मैं YouTube पे एक वीडियो दे चुका हूं स्टैटिस्टिक, जो वीडियो आज इस लेक्चर के बाद आप दोबारा देखेंगे। मैं इधर ही दोबारा उसको अपलोड कर रहा हूं ताकि इस फर्स्ट लेक्चर के बाद आप वो दूसरा देखें, तो ये आपको स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जो है ये भी साथ में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन इससे आते हैं। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, गौर से देखें इसकी तरफ। ये 4 ऑफस्प्रिंग आपके पास आ गए हैं। अब इसमें से हमने रेशोज निकालने हैं। पहले इसके रिजल्ट्स देख लें, रिजल्ट्स फ्रॉम F2 जनरेशन। ये जो आपको इस वक्त चेकर्ड बोर्ड नजर आ रहा है, इसमें 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इन 4 में से होमो और हेट्रो कितने होंगे, गौर करें। टोटल में से 50% ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है और 50% जो है ये होमोजाइगस है। बट इस होमोजाइगस में फिर 2 तरह के हैं। होमोजाइगस में 25% डोमिनेंट है, यानी वो फर्स्ट वन कैपिटल आर, और 25% इसमें रिसेसिव है, जो स्मॉल आर है। 4 ऑफस्प्रिंग में से 1/4 होमोजाइगस डोमिनेंट है
1/4 होमोजाइगस रिसेसिव है, 2/4 या 1/2 जो है ये आपके पास हेट्रोजाइगस होगा, जो कि एक एलील उसमें डोमिनेंट और दूसरा उसमें रिसेसिव है। दिस इज क्रॉस फॉर F2। अब इसमें अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आपके पास फिनोटिपिक रेशो इसकी क्या है और जीनोटिपिक। तो मोनोहाइब्रिड की रेशोज देखें, पहले जीनोटिपिक। अच्छा मेरी बात याद रखें, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक को समझें। जेनेटिक मेकअप ये जो है जीनोटाइप होता है। जीनोटिपिकली जीन्स उसके कैसे हैं, यानी वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये इसको जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, जो विजिबल है, जो आप देख रहे हैं। देखें, अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये तो सिंबल्स है, इसको तो आप देख नहीं सकते। प्लांट की तरफ देखें तो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर तो नजर नहीं आएगा, आपको तो उस सीड का शेप नजर आएगा। तो जीनोटिपिक रेशो इसकी क्या होगी? 1:2:1। कैसे कैसे? दिस 1 इज फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट, फर्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरे साइड पे जो 1 है वो है होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल आर। दरमियान में जो 2 है ये हेट्रोजाइगस के लिए है। तो 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस, 1 होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटिपिक रेशो इसकी क्या होगी? फिनोटिपिक रेशो इसकी है 3:1। 3:1। 3:1 क्या है? देखिए, कैपिटल आर इसका फिनोटाइप भी राउंड होगा, और मेंडल ने कहा था कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो जब हेट्रोजाइगस होगा तो उसमें राउंड का एलील डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर जो हमारे पास है ये हेट्रोजाइगस वाला, इसमें ये कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल, तो इसका फिनोटाइप भी क्या होगा? ये भी राउंड होगा। और ये तो 3 इसमें राउंड हो गए, 3 राउंड सीड होंगे, और ये एक इसमें क्या होगा? रिंकल्ड। ये इसको नोट कर ले आप अपने पास, 3 राउंड सीड होंगे F2 में, और एक इसमें हमारे पास क्या होगा? रिंकल्ड सीड होगा, क्योंकि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो हेट्रोजाइगस वाला जो है ये भी राउंड शो करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ये तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया है। इसके बाद बुक में डाईहाइब्रिड क्रॉस है, और फिर स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस है। हम ऐसे करेंगे कि इसके साथ ही वो स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन जो है वो वाली वीडियो इसके साथ देखिए। पहले आपने इसके बेसिक्स सीखने हैं, और फिर आपने ये देखना है कि इसमें जो रूल्स हैं हमारे पास, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। और फिर ये देखना है कि वो रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 बातें आज के लेक्चर में बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये रूल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपने सीखना है। फिर ऐसे होगा कि इस पे कुछ प्रैक्टिस MCQs करेंगे, कुछ MCQs अभी मैं करा रहा हूँ, कुछ फिर इसके डिफरेंट MCQs आप लोग करेंगे। और फिर अगर कोई MCQ में प्रॉब्लम हो, या इसके डिफरेंट MCQs जो आपके पास हो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो वो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिर अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको कमेंट कर दें, उसको सेंड कर दें मेरी तरफ, तो इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करेंगे। चले जी, पहली बात कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी असल में है क्या? इसके डेफिनेशन को देखें और समझे इसको। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट हो रहा है या एक इवेंट होगा, कैसे होगा, कौन से तरीके से होगा, उसकी कितने परसेंटेज में उसकी चांस है, चांसेस कितने हैं उसके, इसको असल में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के होने का कितना चांस है, इसको हमने क्या कहना है? दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। अब इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जरूरी चीज इस वक्त आप प्रोबेबिलिटी को समझे, इस पे कंसेप्ट क्लियर करें। देखें, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा?
हमने इसको सीखना है। आपने ऐसे करना है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, केसेस हैं आपके पास, उसमें से एक इवेंट आपने फाइंड करना है। तो उस एक केस को उठाएं और इसको डिवाइड करें टोटल केसेस पे। एक केस को उठाएं और उसको डिवाइड करें टोटल केसेस पे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैसे? अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन द चांस ऑफ हेड और टेल विल बी। आपके पास एक कॉइन है, उसको आप हवा में उछाल रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस कॉइन के दो साइड्स हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। अब इस कॉइन में हेड और टेल देखिए दोनों तो आ नहीं सकते एट अ टाइम, हेड एंड टेल दोनों तो नहीं हो सकते। दोनों में से कोई एक ही साइड ऊपर आएगा, तो कितने चांसेस है कि ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा? अब ऊपर का फार्मूला देख लें, केस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। हम हेड के लिए सपोज कर लेते हैं कि हम हेड मालूम कर रहे हैं कि हेड की परसेंटेज इसमें कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हेड आएगा। तो टोटल केसेस इस वक्त हमारे पास दो है, हेड एंड टेल, ये दो केसेस हैं और मालूम हमने हेड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? केस हमारे पास हेड है, टोटल केस हेड प्लस टेल दो है, तो हेड को डिवाइड करें हेड प्लस टेल के ऊपर, ये आ जाएगा 1/2। हेड एक है और हेड प्लस टेल ये दो हो गए, 1/2। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 50%। हेड और टेल दोनों के चांसेस कितने होंगे? 50%। यानी कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हैं, उस कॉइन को जब आप फ्लिप करें तो जमीन के ऊपर जब वो गिरेगा तो उसका हेड या टेल ऊपर के साइड पे दोनों में से एक होगा, तो 50-50 चांसेस हैं। अगर सपोज आप उसकी एग्जांपल ले लें, डाइस जो होता है, जो लूडो में यूज होता है, बहुत फेमस है, आजकल तो मोबाइल पे यूज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग फारिग भी है तो साथ साथ खेल रहे हैं। तो उसके अगर आप देखें तो 6 साइड्स हैं उसके, वो डॉट होते हैं ना उसके ऊपर, 1 फिर 2 डॉट्स फिर 3 डॉट्स 4 5 एंड 6 डॉट, उसके 6 साइड्स हैं। अब उसके टोटल केसेस 6 हैं। आपके पास चांसेस कितने हैं कि आपका 2 नंबर आएगा, आपका 4 नंबर आएगा, आपका 6 नंबर आएगा? कितना चांस है? तो सिंपली केस डिवाइड बाय टोटल केसेस, ये आपके पास 1/6 उसका चांस होगा। ये सिंपल सी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला है। अब इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे जाके आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करें। हाउ टू सॉल्व अ जेनेटिक्स प्रॉब्लम। अब प्रोबेबिलिटी की तो आपको समझ आ गई है, अब उसकी तरफ आते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी को हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी किस चीज के लिए है? वो जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए है। और अब देखें तो 2 रूल्स हैं इसके, इसको समझ लें। प्रोबेबिलिटी हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कितने चांसेस है, उसके कितने चांसेस हैं, तो इसको आप किस चीज से कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी के जो 2 रूल्स है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है ये रूल्स हमारे पास कौन से हैं। 1 इज रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, एंड सेकंड इज रूल ऑफ एडिशन, इसको सम रूल कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न टुडे। आज आपने इसको सीख लेना है और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितने आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आसानी से आप इसके एमसीक्यूज पर सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को आपने कहां यूज करना है, गौर से देखें। इंडिपेंडेंट इवेंट इन ए सीक्वेंस, एक इवेंट इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक ही इवेंट हो रहा है, चाहे वो बार बार क्यों ना हो, वो तो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होंगे मतलब एक इवेंट होगा, एक इवेंट के लिए आपने रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन करना है, चाहे वो बार बार हो सीक्वेंस में, तो इसमें आपने आपस में इसको
मल्टीप्लाई करना है। रूल ऑफ एडिशन का यूज करेंगे इवेंट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज। आपके पास कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बट वो एक ही इंडिपेंडेंट इवेंट से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से सीक्वेंस में आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर ये इवेंट एक से ज्यादा हो रहे हैं तो इस वक्त आपने रूल ऑफ एडिशन यूज करना है। सिंपल सी मेरी बात याद रखिए, ये आपको बहुत काम आएगी कंसेप्ट में। अगर इवेंट एक तरह के हैं सीक्वेंस में, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करें। अगर इवेंट 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं तो उसमें क्या करें, रूल ऑफ एडिशन यूज करें। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके कमेंट्स में आप पूछ लें। और दूसरी बात यह है कि इसके क्वेश्चंस मैं बार बार बता रहा हूं, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आप नहीं कर पा रहे वो फिर मुझे सेंड कर दें। आप कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट में सेंड कर दें, क्योंकि अगर इस वक्त मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा तो फिर ये क्लास की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको सेंड कर दें क्वेश्चन को, मैं उस पे एक अलग सी क्लास फिर लूँगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और एडिशन का यूज़ करना है। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊं। देखिए, स्टेटमेंट आपको दिया होता है, उस स्टेटमेंट को देख के आप ये फैसला करें कि आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करें या एडिशन का। कैसे? इफ क्वेश्चन कंटेन एंड, अगर क्वेश्चन में एंड है, प्रोबेबिलिटी का पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट। एक ये है और एक दूसरा है, दोनों में एंड है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज करें। एडिशन के लिए क्वेश्चन में आर होगा। इफ क्वेश्चन कंटेन आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आर दैट। ये इवेंट है, ये प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट है, दोनों में आर आर है। फिर आपने यूज करना होगा रूल ऑफ एडिशन। ये 2 बातें हैं। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इसके रूल्स सीख लें, तरीका इसका सीख। प्रैक्टिस एमसीक्यू। इफ अ कपल हैज 3 चाइल्ड्स, ठीक है, एक कपल है जिसके 3 बच्चे हैं, ऑल आर डॉटर, सारी की सारी डॉटर है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड टू बी सन। ये बहुत तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है और आपको पता भी है। मैं आपको एक आसान तरीका इसका आज बताता हूं। देखिए, पहली बात मेरी ये याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए कि चाइल्ड्स चाहे जितने भी हो, यहां तो 3 है, चाहे जितने भी हो, और नेक्स्ट का पूछे तो उसमें सन और डॉटर की परसेंटेज 50% ही होगी। अब ये परसेंटेज 50% क्यों है और कैसे है, इसको समझिए। पहले हम एक क्रॉस बना लेते हैं XX एंड XY। आपको पता है XX रिप्रेजेंट फीमेल एंड XY रिप्रेजेंट मेल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इस XX में पहले होगी सिग्रीगेशन, यानी ऑफस्प्रिंग में मदर के साइड से इस XX का चांस कितना होगा आपको समझना है। देखिए, ये सिग्रीगेट हो गया है और XX सेपरेट हो गया है मियोसिस में। अब इस XX के साथ डिसाइड नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है उसके जेंडर को डिसाइड कौन करेगा। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस में। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास हेट्रोजाइगोटिक जो पेरेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस केस में हेट्रोजाइगोटिक मेल है तो हेट्रोगेमेटिक आप इसको कह सकते हैं, ये मेल है तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। अब ये X और Y, अगर इस X को मेल की तरफ से X फर्टिलाइज करे तो फीमेल डॉटर होगी, अगर इस X को मेल की तरफ से Y फर्टिलाइज करे तो ये सन बन जाएगा। ये तो सिंपली सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड टू बी सन। सन के चांसेस इस वक्त कितने होंगे अगर 3 ऑलरेडी डॉटर। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, चांसेस फ्रॉम मदर इज इक्वल टू 1। पहले आप इस 1 को समझिए, 1 कैसे आया। देखें, X दोनों सेम है, होमोगेमेटिक है, तो इसके चांसेस 1/1 है।
चूंकि हम सन मालूम कर रहे हैं तो सन में एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, इसके चांसेस 1/1, तो 1 इसका चांस आ जाता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब चांसेस फ्रॉम फादर इज 1/2। ये क्यों 1/2 है, इसको समझना जरूरी है। मेल इस वक्त चूंकि हेट्रोगेमेटिक है, एक्स एंड वाई दो अलग क्रोमोसोम है, एक्स इज फीमेल डिटरमाइनिंग और वाई इज मेल डिटरमाइनिंग। तो मेल की तरफ से दो डिफरेंट गेमीट्स हैं। इससे पहले प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि चांस ओवर टोटल चांसेस, तो इस वक्त ये टोटल आपके पास दो डिफरेंट है, एक्स एंड वाई। तो इस एक्स एंड वाई में वाई के चांसेस कितने होंगे, वाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन पूजा है। फिर से सुने इसको, इस एक्स एंड वाई में वाई के चांसेस कितने होंगे, मतलब उस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा y ओवर x प्लस वाई, तो ये आ गया वही 1/2। बहुत सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस वक्त मैंने इसमें यहां पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज किया, पहले मैं बता चुका हूं, जहां पे एक इवेंट होगा, चाहे वो एक इवेंट हो या वो एक इवेंट सीक्वेंस में बहुत ज्यादा हो, सेम इवेंट सीक्वेंस में हो, तो इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप मदर और फादर के चांसेस को इस वक्त सन के लिए मल्टीप्लाई कर दें, इससे 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। वैसे आपको पता है कि मेल के केस में दो डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है एक्स को, अगर फादर की तरफ से एक्स फर्टिलाइज करता है मदर के एक्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा फीमेल, और अगर वाई फर्टिलाइज करता है तो ये आ जाएगा मेल। इस वक्त चूंकि मेल पूछा है, सन पूछा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1/2। 50% चांसेस है। मैं आप बता चुका हूं, यहां पे तो 3 चाइल्ड्स लिखे हैं, अगर बहुत ज्यादा भी हो फिर भी आपने यहां पे 50% जो है वो इसमें करेक्ट आएगा आपके पास क्वेश्चन में। अच्छा जी, एक और एमसीक्यू है इसके ऊपर। इफ अ कपल हैज 3 चाइल्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल बी बॉयज और गर्ल्स। इसको गौर से देखिए, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर 3 बच्चे हैं, what will be the probability that all of them will be boys or girls। अच्छा, इस वक्त आपको पता नहीं है कि ये 3 जो चाइल्ड्स हैं इनका जेंडर क्या है। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स, कि या तो तीनों बॉयज होंगे या तो तीनों गर्ल्स होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है कि इफ अ कपल हैज 3 चाइल्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल बी बॉयज और गर्ल्स। तीनों सेम जेंडर के होंगे। ऑप्शंस आपको दिए हैं 100, 75, 50 एंड 25। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखें। पहले हम देखते हैं चांसेस फॉर बॉयज। बॉयज के चांसेस कितने होंगे। अच्छा, इस वक्त रूल आपके पास कौन सा होगा, गौर करें इसकी तरफ। पहले आप देखें, बॉय का होना ये एक इवेंट है, बट इस क्वेश्चन के मुताबिक ये इवेंट 3 मरतबा हो रहा है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया कि चांसेस ऑफ अ बॉय और गर्ल, एक टाइम पे चांसेस ऑफ बॉय और गर्ल ये 1/2 यानी 50% होता है। बिल्कुल गौर करें इसकी तरफ। इस वक्त हमारे पास सेम इवेंट 3 मरतबा हो रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, यानी पहले एक चाइल्ड उसके बॉय होने का चांस 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। तो ये सेम इवेंट सीक्वेंस में हो रहा है। अभी मैंने रूल्स में बताया सेम इवेंट सीक्वेंस में हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा 1/8। फिर आप ऐसे करें कि चांसेस गर्ल्स के लिए देख लें, उसमें भी सेम इवेंट 3 मरतबा हो रहा है सीक्वेंस में, ये भी आ जाएगा 1/8। अब गौर करें, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बॉय और गर्ल। देखिए, बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग जब हमने किया तो उसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों की,
क्योंकि सेम इवेंट सीक्वेंस में बार बार हो रहा है, 3 मरतबा हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस दोनों को प्लस करना है। रीजन क्यों हम इन दोनों को 8 कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, मैंने आपको दोनों के कंपैरिजन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में बताया कि जब आपके पास क्वेश्चन में आर आ जाए तो फिर आपने इसको 8 करना है। तो अब ये आर आया है, 2 डिफरेंट इवेंट्स के लिए आया है, तो 1 देखिए दोनों इवेंट डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं कि नहीं, बॉयज और गर्ल्स 2 डिफरेंट है ना, 2 डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसको आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को 8 करना है। 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4। और अब इस ऑप्शंस में तो चूंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में है तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू है हमारे पास रूल ऑफ एडिशन के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात। फिर वही बात कह रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें या साथ में कोई और एमसीक्यूज हो जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे, तो वो सेंड कर दें। चले अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। देखें इस वक्त जो दोनों पेरेंटल है वो हेट्रोजाइगस है फ्लावर कलर के लिए। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। एक ही इवेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव मांग रहे हैं तो एक ही इवेंट है, समझने की कोशिश करें। P1 आपके पास हेट्रोजाइगस है, ये एक पेरेंटल है, कैपिटल P स्मॉल p हेट्रोजाइगस। दूसरा पेरेंट भी क्वेश्चन में गिवन है, हेट्रोजाइगस है। आपने फाइंड आउट करना है होमोजाइगस रिसेसिव। बहुत सिंपल तरीके से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। गौर करें इसकी तरफ, इसमें से मैं ऑफस्प्रिंग में लेके आ रहा हूं ये स्मॉल p, क्योंकि कैपिटल P की इस वक्त मुझे जरूरत नहीं है। कैपिटल P तो तब होगा जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस हो, बट होमोजाइगस रिसेसिव पूछ रहे हैं उसमें तो सिर्फ स्मॉल p आएगा। इस स्मॉल p के चांसेस इस वक्त आपके पास कितने हैं, एक साइड से और फिर दूसरे साइड से। देखिए दोनों से ये आ जाएगा। अब गौर से देखें, P1 से स्मॉल p के चांसेस 1/2 है, यानी 50% है। P2 से भी स्मॉल p के चांसेस 1/2 है, यानी 50%। अब इवेंट तो चूंकि एक है, इवेंट एक है, तो एक इवेंट के लिए मैंने इससे पहले बताया कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दोनों पेरेंट्स से 1/2 जो आया इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, और 1/4 हमारे पास बराबर है 25% का। अच्छा, इधर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, स्पेशली ईटा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को गौर से सुने और फिर इसको अप्लाई करें आप लोग। अगर ईटा में या पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप ये प्रोबेबिलिटी वाले रूल्स को यूज मत करें, ये बहुत लेंथी है, ये बहुत टाइम लेगा आपका। और ईटा में तो चूंकि आपके पास सिर्फ 49-50 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना टाइम तो आपके पास नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने वो जो चेकर्ड बोर्ड वाला मेथड है वो आपने यूज करना है, यानी जिसमें वो हम सपोज इस वक्त कैपिटल P स्मॉल p, दूसरे साइड से भी कैपिटल P स्मॉल p, वो हम एक बोर्ड बना के उसको क्रॉस करते हैं, उससे बहुत आसानी से आपको परसेंटेजेस मिल सकते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को उस तरीके से करें तो आपके पास जो लास्ट वन है वो स्मॉल p आ जाएगा। सो 1/4 इज 25%। उसके ऊपर, उस मेथड के ऊपर दूसरी क्लास में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, उस मेथड के मुताबिक कैसे आप मालूम कर सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। यहां तक का स्टेटमेंट वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस। अब इस क्वेश्चन में और उसमें फर्क है। वहां आपसे एक इवेंट पूछा गया है, यहां इवेंट 2 हो रहे हैं। कैसे 2 हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट, यानी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव दोनों होंगे। तो एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे से दूसरा आएगा, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। गौर करें इसकी तरफ। फिर वही बात, P1 इज कैपिटल P स्मॉल p,
P2 भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल P स्मॉल p। अब इसकी तरफ गौर करें, कैपिटल P का चांस ऑफ स्प्रिंग में P1 से 1/2 है, स्मॉल p का चांस ऑफ स्प्रिंग की तरफ P1 से 1/2 है। यानी दो इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त। इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल p हमने लिया था, एक इवेंट लिया, अब दो इवेंट ले रहे हैं, एक डोमिनेंट के लिए, एक रिसेसिव के लिए। तो दिस इवेंट अकर इन टू डिफरेंट वेज। अब देखें और से, दूसरे साइड से भी सेम कंडीशन, कैपिटल P 1/2 स्मॉल p 1/2, जो ऑफस्प्रिंग आपके पास आ रहा है ये आपके पास हेट्रोजाइगस आ रहा है, यानी कैपिटल P और स्मॉल p। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गौर करें। पहले हम इस 1/2 फ्रॉम P1 इसको आप मल्टीप्लाई करें। मैं आपको बताऊं ये क्यों है, ये 1/2। सपोज करें कि ये साइड मैं ले रहा हूं स्पम के लिए, तो स्पम में कैपिटल और स्मॉल इसके चांसेस 1/2, यानी ये एक 1/2 जो मैंने लिखा है ये स्पम में डोमिनेंट एलील के लिए, ये दूसरा 1/2 स्पम में रिसेसिव एलील के लिए। इसको आप देख लें तो मल्टीप्लाई करें, ये 1/4 हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। स्टेप वाइज इसमें जाए तो आपको ये टॉपिक आसानी से ये समझ आ जाएगी और फिर आप इससे आगे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। चलें दूसरी तरफ देखिए, वो तो हो गया स्पम के लिए। अब एग के लिए 1/2 कैपिटल 1/2 स्मॉल p, यानी 1/2 होमोजाइग, 1/2 डोमिनेंट, 1/2 रिसेसिव। ये अब एग के चांसेस है, तो 1/4 चांस ये भी है। असल में यहां पे पूछा जा रहा है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस में तो चूंकि कैपिटल और स्मॉल यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होंगे, तो 25% चांस स्पम से है, 25% चांस एग से है। किस चीज का? 50% फॉर स्पम एंड 50% फॉर डोमिनेंट एंड 50% फॉर एग। अब आसान अल्फाज में इसको बताऊं तो मतलब इसका यह है कि इस ऑफस्प्रिंग में स्पम या तो डोमिनेंट एलील को कैरी करेगा या रिसेसिव को, और इस ऑफस्प्रिंग में एग भी या तो डोमिनेंट एलील को कैरी करेगा, लेके आएगा, या रिसेसिव को। तो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर स्पम 1/2, इस तरह एग में भी 1/2। अब क्वेश्चन में दो डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं। क्वेश्चन में दो इवेंट डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं, इसलिए रूल हमने यहां क्या यूज करना होगा, एडिशन का। तो 1/4 ये तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई है, इन दोनों को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये फैसला हम कैसे करेंगे, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए और इसको बार बार पढ़ें आप। मल्टीप्लीकेशन वहां करना है जब एक इवेंट हो या सेम इवेंट सीक्वेंस में हो, और एडिशन वहां करनी है जब डिफरेंट तरीकों से इवेंट हो। तो इस वक्त तो दो डिफरेंट तरीकों से हो रही है, स्पम के लिए और एग के लिए, या डोमिनेंट और रिसेसिव आप देख लें। तो 1/4 को 1/4 से प्लस करेंगे, 1/4 प्लस 1/4, इससे जो आंसर हमारे पास आएगा 1/2। तो ये करेक्ट इसमें 1/2 या 50% होगा। अब फिर से वही बात, आप ईटा में या पेपर में इसको अप्लाई मत करें। हाँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब आप पेपर करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप रूल ऑफ एडिशन या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक इस क्वेश्चन को करें, तो फिर आपने ये चीजें करनी है। फिर आपने स्टेटमेंट इसके बनाने होंगे कि स्पम से 1/2, एग से 1/2, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली आप लिखेंगे। यहां तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थ्योरेटिकली आप इसको फिर लिखेंगे, पॉइंट्स की शक्ल में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड की जगह बोर्ड के मेथड को यूज करें। देखिए सिंपल है, नेक्स्ट फिर हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आप उस मेथड की तरफ जाएं और दो हेट्रोजाइगस को क्रॉस करें, तो आपके पास 1 2 3 4 इस तरह अगर 4 आ रहे हैं, तो उसमें 1 वाला होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों कैपिटल पी होंगे। 4 वाला होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों आपके पास स्मॉल पी होंगे। और सेकंड और थर्ड ये आपके पास हेट्रोजाइगस होंगे, यानी उसमें एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी।
तो इसके 4 में से 2 है तो 50% इसका चांस है, और यहां पे भी 1/2 हमारे पास 50% आ रहा है। क्लियर हो गई है ये बात? इसको बार बार पढ़े और कोशिश करें कि एक मरतबा से ये तो बमुश्किल आपको समझ आएगी। इस वीडियो की भी आप अगर 2-3 मरतबा देख लें, और तरीका ये है कि अपने पास नोट करने के लिए कॉपी रजिस्टर वगैरह रख लें और फिर ये वीडियो को लगाएं, ये देखें और फिर इसके ऊपर MCQs उठा के इसके प्रैक्टिस करें आप। इसमें इस वक्त मैंने आपको 2 तरीक़ों से क्वेश्चन कराए हैं। एक तो और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं। एक क्वेश्चन वो जो आपके कोर्स में है, दूसरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है जो ईटा में या पेपर में है। वॉइस पे फोकस करें और स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन आज आ रही है डिफरेंट स्लाइड्स में, तो उसको गौर से देखें ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज। अच्छा, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन 2 डिफरेंट ट्रेट्स। अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा क्रॉस है, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन 2 डिफरेंट ट्रेड्स। यानी इस वक्त जिन सीड्स को हम क्रॉस करेंगे वो सीड्स हमारे पास 2 कैरेक्टर्स के लिए, 2 ट्रेड्स के लिए वो डिफरेंट होंगे। कैसे? इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आसानी से इसकी समझ आ जाएगी एग्जाम्पल से। गौर से देखें। नंबर 1, एक सीड है आपके पास जो राउंड येलो है, यानी एक कैरेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं सीड शेप का और दूसरा कंसिडर कर रहे हैं सीड कलर का। इस वक्त एक सीड हमारे पास राउंड है और वही सीड जो है ये येलो है। ये 2 सीड्स नहीं है, इसको समझे, ये 2 सीड्स नहीं है, एक ही सीड है। उस सीड का शेप राउंड है और वो सीड जो है, उस राउंड सीड का कलर जो है वो क्या है? येलो है। अब एक और सीड है हमारे पास जो रिंकल्ड ग्रीन है। अब इस सीड का शेप जो है ये रिंकल्ड है और इसका कलर जो है ये क्या है? ये ग्रीन है। इस वक्त आपके पास 2 सीड्स हैं, एक राउंड येलो है और दूसरा सीड जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। इसको हमने अब क्रॉस करना है, देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और इस क्रॉस को हम कौन सा क्रॉस कहेंगे, इसके F1 क्या होंगे, F2 क्या होंगे। पहले इसको समझे कि इसको इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स हमने क्यों कहा है। गौर से देखें, ये 2 सीड्स है आपके पास, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों को क्रॉस करना है। अच्छा, एक वर्ड यहां पे लिखा है ट्रू ब्रीडिंग। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ट्रू ब्रीडिंग का वर्ड बार बार यूज होता है क्रॉसेस में, स्पेशली डायहाइब्रिड क्रॉस में ये यूज हुआ है। ट्रू ब्रीडिंग किसको कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग आप उस पेरेंटल जनरेशन को कहेंगे जो होमोजाइगस हो। फिर से सुने, ट्रू ब्रीडिंग आप उस पेरेंटल जनरेशन को कहेंगे जो होमोजाइगस हो। अब होमोजाइगस किसके लिए? यहां पे तो 2 कैरेक्टर्स हैं, सीड कलर भी है और सीड शेप भी है। तो अगर आप इन 2 सीड्स को देखें, ये दोनों कैरेक्टर के लिए दोनों सीड्स जो है ये होमोजाइगस है। फर्क ये है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये दूसरा जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इस वक्त ये दोनों पेरेंट्स हमारे पास क्या है? ये ट्रू ब्रीडिंग है। आपने याद ये रखना है, ट्रू ब्रीडिंग उसको कहेंगे जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स आपके पास है, सपोज इस वक्त 2 है तो दोनों ट्रेट्स के लिए ये हमारे पास क्या होगा? होमोजाइगस होगा। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, इससे जो ऑफस्प्रिंग आगे आएगा F1 में आगे डिस्कस हो रहा है, बट ये याद रखें, इससे जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो फिर होमोजाइगस नहीं होगा। ऑल द ऑफस्प्रिंग मस्ट बी हेट्रोजाइगस इन F1, बट वो जो F1 में हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है उसका फिनोटाइप ये इस ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट की तरह होगा। ये अब आगे आपको क्रॉस से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जब आप क्रॉस करेंगे और इससे ऑफस्प्रिंग आएंगे, उस ऑफस्प्रिंग में असल में इन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर भी, वो ट्रेट्स भी 2 है। यानी 2 ट्रेट्स हमने कंसिडर किए हैं, सीड कलर एंड सीड शेप। तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग इसके आएंगे
द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस आर एक्चुअली कॉल्ड डाइहाइब्रिड। इस क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्यों कहते हैं? ये असल में इसके ऑफस्प्रिंग की वजह से। इन दो ट्रू ब्रीडिंग को क्रॉस करने से जो ऑफस्प्रिंग F1 में आ रहा है वो डाइहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा। अब मेंडल ने इसको क्रॉस किया है, गौर से इस एक्सपेरिमेंट की तरफ देखें, जो क्रॉसेस है इसकी तरफ, और फिर इसकी वजह से मेंडल ने कौन सी लॉ प्रपोज की उसको डिस्कस कर। अच्छा जी, दिस इज द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल जो ट्रू ब्रीडिंग है, यानी एक आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर। द वेरी फर्स्ट इवेंट जो इस क्रॉस में होगा, सबसे पहला इवेंट जो इस क्रॉस में हो रहा है वो क्या है? गौर से देखें, इसको आप मोनोहाइब्रिड में भी पढ़ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड के केस में जब आप सीड्स को क्रॉस करते हैं तो पहले जो हमारे पास इवेंट होगा वो मियासिस होगा, यानी मियासिस यानी प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस हो रहा है। और गेमीटोजेनेसिस में जब भी गेमीट्स बनेंगे तो याद रखिए कि मियासिस रिडक्शन डिवीजन है, तो वो होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए जो एलील्स दो है वो भी आपस में सेपरेट होंगे। अब गौर से देखिए इसकी तरफ, यहां पे प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस क्या है, यानी ये जो आपके पास पेयर्स के फॉर्म में है ये आ जाते हैं सिंगलेट के फॉर्म में। कैपिटल आर, इससे एक कैपिटल आर आएगा, कैपिटल वाई, इससे एक वाई आ जाएगी। इस तरह स्मॉल के केस में भी, तो दोनों से हमारे पास ये एक यानी इसकी सेपरेशन हो गई है, सिग्रीगेशन, जिस पे मेंडल ने लॉ ऑफ सिग्रीगेशन दी है, सिग्रीगेशन हो गई। अब इसका क्रॉस कैसे होगा? द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये किस से क्रॉस होगा। अब यानी क्या ये आर इस वाई के साथ कंबाइन हो सकता है या नहीं, आर इस दूसरे पेरेंट के आर के साथ ही कंबाइन होगा, इसको आपने सीखना है, गौर से देखना है। जब आप इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई को क्रॉस करें, इससे यहां पे क्या बनता है? F1 जनरेशन बनेगी। वो F1 है क्या? गौर करें, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी वो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जो सीड शेप के लिए था, इस वक्त वो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस के फॉर्म में आ गया है। और जो सीड कलर, एक येलो था और दूसरा ग्रीन, जो एक होमोजाइगस डोमिनेंट दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव, उसके गेमीटोजेनेसिस के बाद भी क्रॉस से आपके पास जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो भी क्या है? हेट्रोजाइगस है। अब इनका फिनोटाइप क्या है इसको समझे जरा, देखें। वो जो फर्स्ट पेरेंट है येलो राउंड येलो, ये एक ट्रू ब्रीडिंग एक पेरेंट है। दूसरे साइड पे देखें तो ये रिंकल्ड ग्रीन, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। क्वेश्चन ये है कि ये ऑफस्प्रिंग तो अब होमोजाइगस नहीं है, ना होमोजाइगस डोमिनेंट है ना होमोजाइगस रिसेसिव है, तो फिर जीनोटाइप तो आपको पता चल गया है कि ये दोनों ट्रेट्स के लिए हेट्रोजाइगस है, बट इसका फिनोटाइप क्या होगा? याद कर लें इस बात को कि जीनोटाइप इंटरेक्ट विथ प्रीकर्सर आर एनवायरनमेंट टू फॉर्म फिनोटाइप। ये ब्लड ग्रुप में एग्जांपल इसकी आपको समझा दूंगा, ये आसानी से समझ आ जाएगी। इस वक्त इस F1 यानी ये दोनों ट्रेट्स के लिए जो हेट्रोजाइगस है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, ये इसका फिनोटाइप है। अब इसको कंपेयर करें दोनों पेरेंट से, कौन से पेरेंट के साथ ये सिमिलर है? इस वक्त ये कौन से पेरेंट के साथ सिमिलर है? तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ सिमिलर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का यही आपको कहता है कि इन अ हेट्रोजाइगस एक डोमिनेंट एलील होता है एक रिसेसिव, तो उसमें फिनोटाइप जो शो होगा वो डोमिनेंट का होगा। इस वक्त ये F1 आपके पास हेट्रोजाइगस है और इस हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो द
एलील ऑफ राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, इसलिए इस ऑफस्प्रिंग का शेप जो है वो राउंड है। एंड एलील ऑफ येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, इसलिए इस सीड का कलर क्या है, ये येलो है। तो F1 में आपके पास जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे 100% ऑल ऑफ देम विल बी राउंड येलो, ऑल ऑफ देम विल बी राउंड येलो। फिनोटिपिकली है ये। अब जीनोटिपिकली क्या होगा, ऑल ऑफ देम मस्ट बी हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स, दोनों ट्रेड्स के लिए ये बोथ ट्रेड्स होना चाहिए, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स, तो दोनों ट्रेड्स के लिए ये हेट्रोजाइगस होगा। अब अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन जो है ये कौन से पेरेंट की तरह होगा जीनोटिपिकली, तो जीनोटिपिकली अगर पूछे तो नन ऑफ देम। फिर से सुने, इसको याद करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। F1 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस ये जीनोटिपिकली किसकी तरह होगा, नन ऑफ दिस, किसी भी पेरेंट की तरह नहीं है। फिनोटिपिकली कौन से पेरेंट की तरह होगा, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट पेरेंट जो है उसकी तरह इसका फिनोटाइप होगा। ये आपको इस डायग्राम से क्लियर नजर आ रहा है। अब इसको देख के मेंडल ने लॉ दिया, दैट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। गौर करें इसकी तरफ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, पहले इसके स्टेटमेंट को समझे। टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स व्हेन फॉलो इन अ क्रॉस, ये आपके बुक का स्टेटमेंट है। टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड व्हेन फॉलोड इन अ क्रॉस, द एलील्स ऑफ वन पेयर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील्स ऑफ अनदर। इस स्टेटमेंट की समझ ऐसे आपको नहीं आएगी, जो रिप्रेजेंटेशन इसकी मैं कर रहा हूं इसकी तरफ गौर से देखें, ये समझ आ जाएगी। याद रखें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंगल ट्रेड के लिए नहीं होगा। सिंगल ट्रेड पे ये एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि सिंगल ट्रेड में तो आपके पास एलील्स एक ही ट्रेड के लिए होंगे, तो वो तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सिंगल ट्रेड के लिए जो एलील्स है वो तो सेम जीन के होते हैं, तो वो तो इंटरेक्शन करते हैं आपस में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप यूज करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे, क्योंकि इसमें दो जीन्स के एलील होते हैं, दो डिफरेंट जीन्स के एलील होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं या इंडिपेंडेंटली नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पे इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है, पहले इसके मतलब को समझें कि पेरेंट्स में सपोज दो डिफरेंट ट्रेड्स के जीन्स है, जिस तरह अभी आपने पढ़ा सीड शेप और सीड कलर, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं। क्या ये सीड शेप और सीड कलर के एलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे या ये इंडिपेंडेंटली उतरेंगे? तो मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो देखा कि ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली उतर रहे हैं, इसलिए उसने लॉ डिस्कवर किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे, देखें जरा को इसकी तरफ। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस क्रॉस होमोजाइगस, अच्छा इस वक्त इसको आप होमोजाइगस नहीं कह सकते। रीजन, ये एलील्स ऑफ द सेम जीन नहीं है, एलील ऑफ द डिफरेंट जीन है, तो ये तो जीन है ही नहीं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो जीन के लिए यूज होता है, ये तो इस वक्त जीन नहीं है, ये इस वक्त एलील्स के फॉर्म में है, यानी आर और वाई अलग अलग एलील है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आर इस वाई से इंटरेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये आर इस वाई से इंटरेक्ट कर रहा है, या मैं ऐसे कहूं कि सीड शेप जो है वो सीड कलर के जीन से इंटरेक्शन कर रहा है? तो ये गलत है। फिर से सुने, सीड शेप सीड कलर के जीन के साथ उसके एलील के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब है लॉ ऑफ इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी आपके पास एक दो डिफरेंट पेयर्स हैं, तो क्या वो डिफरेंट पेयर आपस में इंटरेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर इंटरेक्शन किसकी हो रही है?
असल में इंटरेक्शन होती है एलील ऑफ द सेम जीन की। जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जिसमें आप जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, एक बात एमसीक्यू के लिए याद रखें, इधर हम एलीलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, इंटर एलीलिक पढ़ रहे हैं, इंटरजीनिक नहीं पढ़ रहे हैं। इसको कंपेयर करेंगे फिर हम जीन इंटरेक्शन से एपिस्टेसिस, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है। एपिस्टेसिस में आप देखें तो वो दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स आप कह सकते हैं, यहाँ पे एलील्स ऑफ द सेम जीन है। तो मेंडल के लॉ के मुताबिक आर आर से इंटरेक्ट करेगा, वाई वाई से इंटरेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस आपको समझ आनी चाहिए कि जीन इंटरेक्शन और डोमिनेंस में फ़र्क क्या है। ये लिख ले अपने पास, डोमिनेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। डोमिनेंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन, और एपिस्टेसिस जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स है। एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन, इंटरजीनिक इंटरेक्शन है, वो डिफरेंट जीन्स के दरमियान में इंटरेक्शन है। यहां एलील्स के दरमियान में इंटरेक्शन है। तो एलील ऑफ द सेम जीन जब इंटरेक्ट करते हैं ये डोमिनेंट रिलेशन होगा, और जब एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स या जीन्स के दरमियान में इंटरेक्शन होगी तो वो इंटरजीनिक एपिस्टेसिस। उसको आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में आ रहा है, जीन इंटरेक्शन, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों में से ये आपके पास करेक्ट है, यानी आर विल इंटरेक्ट विद आर एंड वाई विल इंटरेक्ट विद वाई। अब F1 तो हमारे पास आ गया है, अब हमने इसका F2 जनरेशन लेना है। F2 जनरेशन कैसे लेंगे और उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या होंगे, अब इसकी तरफ देखिए। फॉर F2 जनरेशन, अगर आपको डाइहाइब्रिड का F2 जनरेशन चाहिए तो आपने किस को क्रॉस करना होगा। एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि आप ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस को क्रॉस करें, तो क्या इससे F2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, उससे F1 आएगा। तो F2 जनरेशन को क्रॉस करने के लिए क्या करना है ये देखें, सेल्फ क्रॉस करना है। क्रॉसेस का मैंने बताया था टाइप्स, डिफरेंट क्रॉसेस के, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। सेल्फ क्रॉस हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस कहते हैं किसको हैं, मोनोहाइब्रिड में भी पढ़ चुके हैं, F1 क्रॉस F1, जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन आई है उसको आपस में क्रॉस करें तो ये आपके पास फिर F2 जनरेशन आ जाएगी। अब किसको हमने क्रॉस करना है, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स, क्रॉस हेट्रोजाइगस फॉर बोथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेल्फ क्रॉस कहेंगे। इस सेल्फ क्रॉस का रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पहले तो एक बात नोट कर लें, मोनोहाइब्रिड में आपके पास दो एलील्स हैं एक जीन के, उसको जब आप क्रॉस करेंगे तो उससे 4 ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। तो आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊं, ब्रैकेट में आप लिखे नंबर ऑफ एलील्स और फिर उसका स्क्वायर लें, ब्रैकेट में लिखे नंबर ऑफ एलील्स और उसका स्क्वायर लें। मोनोहाइब्रिड में चूंकि 2 एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर, जब आप सेल्फ क्रॉस करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, ये एलील्स किसके लिखने हैं ब्रैकेट में, ये आपने F1 के लिखने हैं। वहां मोनोहाइब्रिड के F1 में 2 एलील्स हैं तो 2 स्क्वायर वो 4 टोटल ऑफस्प्रिंग, इससे आपको पता चलेगा। इस वक्त 4 एलील्स है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी 16। अब देखते हैं कि ये 16 ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास ये कौन से हैं, कौन कौन से ऑफस्प्रिंग होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, गौर करें इसकी तरफ। नाउ दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स इन F2 जनरेशन। अब ये देखिए 16 ऑफस्प्रिंग्स आ गए हैं, क्योंकि 4 एलील्स हैं तो 4 एलील्स का सेल्फ क्रॉस जब हम लेंगे तो 16 ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आएंगे। अच्छा, इसमें आप देखें तो येलो कलर ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू ग्रीन। जो सिंपल सी चीजें समझा रहा हूं इसको समझने की कोशिश करें, साथ साथ नोट भी करें, ये जरूरी है, बेसिक्स है। लोग इसके MCQs पर सॉल्व नहीं कर पाते, उसका रीजन ये होता है कि बेसिक्स नहीं पता होते। इन 16s में से देखें
पहले सीड शेप की बात करते हैं। 16 में से देखें तो राउंड ज्यादा है एज कंपेयर टू रिंकल्ड, यानी सिर्फ 4 आपको रिंकल्ड नजर आ रहे हैं और 12 इसमें से क्या है, ये राउंड है। तो इट मींस के डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसेसिव। बट याद कर ले कि रिसेसिव कंप्लीट हाइड नहीं है, F1 में कंप्लीट हाइड है बट F2 में शो हो गया है। जो कैरेक्टर पेरेंटल है वो F1 में हाइड होगा, कंप्लीट डोमिनेंट शो होगा, बट F2 में वो हाइड कैरेक्टर कुछ ऑफस्प्रिंग में जो है वो अपीयर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो 16 में से 12 आपके पास राउंड है और 4 जो है ये क्या है, रिंकल्ड। दूसरा कैरेक्टर देखिए, दूसरा ट्रेड जो है वो हमारे पास सीट कलर के लिए है। अब कलर में से देखें तो फिर आउट ऑफ 16 12 हमारे पास येलो है और 4 जो है वो क्या है, वो हमारे पास ग्रीन है। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, फिर लोग कहते हैं ये बुक में नहीं है, ये कंसेप्ट्स में होते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो इन F2 जनरेशन क्या होगी। अब आउट ऑफ कोर्स ये नहीं है, ये है, इसमें नजर आ रहा है आपको। डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशो इन F2 जनरेशन ये क्या होगी? सिंपल इज दैट 12/16 एंड 4/16। तो ये आपके पास इसकी रेशो है, इसकी रेशो निकाल ले कि ये क्या आता है आपके पास, 12/16 एंड 4/16, 3:1 है आई थिंक, इस तरह कुछ आएगा। ये आपके पास रेशोज है डोमिनेंट टू रिसेसिव। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिससे एमसीक्यूज भी आते हैं। इस टेबल में से हमने 2 चीजें निकालनी है, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो, और फिर देखने हैं कि इसमें टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं। कुछ आपको आज एक टास्क मिलेगा, वो टास्क आपने करके फिर उसको सेंड कर देना है, होमवर्क होगा ये। अच्छा, पहले इसकी रेशोज देखते हैं। नंबर 1 इसकी जीनोटिपिक रेशो। अच्छा, जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, कल मैं बता चुका हूं। जेनेटिक मेकअप जो है, जो जीन्स जो एलील्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो जीनोटिपिकली इन 16 में से कौन कौन सी रेशो है। ये रेशो चूंकि लेंथी है तो मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा और फिर आप इसको पेपर में भी लिख पाएंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। फार्मूला नोट करें, एक साइड से लिखे 12 12 12 12, ये एक साइड से लिख लें। फिर दूसरे साइड लेफ्ट साइड पे लिखे 12 12, फिर राइट साइड पे लिखे 21 21, 12 12 21 21, और इन दोनों के दरमियान में लिख ले 4। ये आपके पास बन जाएगी जीनोटिपिक रेशो। 12 12 21 21, दरमियान में 4, 1:2:1:4:4:1:2:1। ये इसकी कंप्लीट आपके पास जीनोटिपिक रेशो है। क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये तो 16 ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो ये जीनोटाइप 9 कैसे हैं। देखिए, इसको जरा प्लस करें, 1 + 2 3, 3 + 3 ये आ जाएगा 6 6, और आपके पास दूसरे साइड पे भी आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों के नंबर्स तो वो सेम ही है, 1:2:1, वहां पे 2:1:2:1, तो 6 और 6 12, और दरमियान में 4 16, तो टोटल नंबर्स तो 16 हो गए। ये आपको 9 जीनोटाइप बता रहा है, 9 डिफरेंट जीनोटाइप, 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में how many different genotypes will be there, तो there are actually 9 different genotypes। होमवर्क यहां पे नोट करते जाएं, ये असाइनमेंट्स हैं आपके। एक आपने लिख के देना है कि ये 9 जीनोटाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें से ये 1 कौन सा है, ये 2 कौन सा है, ये फिर 1 कौन सा है, ये 4 इसमें कौन से हैं। पहले आपने 9 जीनोटाइप्स लिखने हैं। 9 मतलब आप जिस तरह F1 जो है, F1 ये एक जीनोटाइप है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इस तरह F2 में ये आपको 16 नंबर्स ऑफ जीनोटाइप नजर आ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर है।
बट ये 9 डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आपने 9 डिफरेंट जीनोटाइप लिख के इसको सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है, 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स, और उसमें से आपने पॉइंट आउट करके देना है कि ये 4, बाकी नहीं, बाकी आसान है, ये 4 वाला फाइंड आउट करके दें कि कौन सा जीनोटाइप यहाँ 4 नंबर्स हैं, कौन सा जीनोटाइप वो यहाँ पे 4 इन नंबर है। पहले 9 के 9 जीनोटाइप्स लिखें और उसमें से फिर जो जीनोटाइप 4 है इसमें उसको इनसर्कल करें। ये होमवर्क है। तो ये जीनोटाइप का फार्मूला हो गया याद करने के लिए। अब फिनोटाइप कैसे होगा, फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसे होगी? तो फिजिकल अपीयरेंस आपको इसमें 4 तरह की नजर आएगी। द रेशो इज 9:3:3:1। नाउ लुक एट द डिफरेंस। व्हाट डज दिस 9 स्टैंड फॉर? ये 3 क्या है, ये दूसरा 3 क्या है और ये 1 क्या है? इसको गौर से देखें, समझने की कोशिश करें। दिस 9 आउट ऑफ 16 ये होगा आपके पास राउंड येलो। स्क्रीन की तरफ गौर से, ये 9 जो है इन 16 में से 9 सीड्स राउंड येलो होंगे, यानी कि 9 सीड्स इन 16 में से आपके पास ऐसे होंगे जिसमें दोनों फिनोटाइप डोमिनेंट है, जो राउंड भी है और येलो भी है। 9 आउट ऑफ 16 ये राउंड येलो होंगे। ये 3 किसके लिए है? राउंड ग्रीन। अच्छा, इस वक्त ये एक हाइब्रिड है। कैसे? एक जो ट्रेट है उसका डोमिनेंट फिनोटाइप शो हो रहा है और दूसरा जो ट्रेट है उसका रिंकल्ड फिनोटाइप शो हो रहा है। फिर से, जो पहले वाला है 9 वो राउंड येलो है, जो 3 है ये राउंड ग्रीन। तो राउंड तो डोमिनेंट फिनोटाइप है सीड शेप का, और ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन जो है ये रिसेसिव फिनोटाइप है किस चीज का? सीड कलर का। ये नेक्स्ट 3 जो है ये इसका अपोजिट है, वो रिंकल्ड येलो है। अब उसमें सीड शेप जो है वो रिसेसिव है और सीड कलर जो है ये डोमिनेंट है। पहले वाले 3 में सीड शेप जो है वो डोमिनेंट है और सीड कलर रिसेसिव है। दूसरे वाले 3 में सीड शेप रिसेसिव है और सीड कलर जो है ये क्या है? ये डोमिनेंट है। द ओनली वन जो आखिरी रह गया, 9 + 3 12 + 3 15, जो आखिरी रह गया है वो है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। जो आखिरी रह गया है वो रिंकल्ड ग्रीन है हमारे पास। अच्छा, इस वक्त इसमें दोनों जो फिनोटाइप है वो क्या है? वो रिसेसिव है। दोनों फिनोटाइप इस वक्त रिसेसिव है। अब आपने इसमें से एक बात नोट कर लेनी है। ये 16 तो पूरे हो गए हैं। 2 MCQ यहाँ पे, एक MCQ मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, उसको भी इस होमवर्क के साथ आपने लिखना है। MCQ नोट करें कि इन द रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन, इन द रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स विल बी सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट इन देयर फिनोटाइप। फिर से सुने, in the results of F2 generation, how many offsprings will be similar? How many offsprings will be similar to dominant parent in their phenotype? इसका आंसर आपने देना है कि कितने इसके नंबर्स हमारे पास ये होंगे। तो एक आपने वो जो 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स है वो लिख के देने हैं और उसमें से इनसर्कल करना है या टिक मार्क करना है उसके ऊपर जो 4 इन नंबर है। और दूसरा ये MCQ के F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में कितने ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट पेरेंट की तरह फिनोटिपिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। इस पे आगे जाके हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर प्रैक्टिस MCQs किए थे, इस तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस पे भी MCQ करेंगे। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है, कहीं पे जो बुक्स में टेक्स्ट बुक में MCQs बुक्स में, कहीं पेपर्स में मानो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और स्टैटिस्टिक, इन 3 टॉपिक्स में कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो पहले आप उसको खुद सॉल्व कर पाएंगे, ना हो तो वो सेंड कर दे ताकि इसको क्लियर करें और फिर आगे जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ क्रॉसेस एंड एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अच्छा, याद रखिए कुछ चीज़ें ऐसी है
जो मेंडल ने एक्सप्लेन की है, और वो डिफरेंट रिलेशन है जिसको डोमिनेंट रिलेशन कहा जाता है। फिर कुछ रिलेशंस ऐसी थी जिसको मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो उनको हमने फिर कहना है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। पहले जरा देखते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या थी, और फिर उसको कंपेयर करते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। नंबर 1, मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमारे पास जो उसने रिलेशन एक्सप्लेन की थी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, और फिर एक्सेप्शन टू मेंडेलियन क्या है और उसमें क्या होता है, इसको आपने आज कंपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके कुछ एमसीक्यूज के ट्रिक्स आपको बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपने नोट करने हैं, उस पर आप एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, तो कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास क्या है। इन अ हेट्रोजाइगस वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर। इसको समझे कि यहां डोमिनेंट एलील का असल में मतलब क्या है। डोमिनेंट एलील वो होगा जिसका फिनोटाइप शो हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमिनेंट एलील वो होगा जिसका फिनोटाइप शो हो। रिसेसिव एलील वो होगा जिसका फिनोटाइप हाइड हो जाए, जो शो ना हो। और ये कंडीशन सिर्फ हेट्रोजाइगस में ही होगी, क्योंकि अगर होमोजाइगस हो फिर तो दोनों एलील्स सेम होंगे। होमोजाइगस किसको कहते हैं? इफ बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर सेम, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। देन इफ बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर डिफरेंट, उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो होमोजाइगस के कंडीशन में हमारे पास फिनोटाइप तो एक ही शो होगा, क्योंकि उसके लिए एलील सेम है, एक ही जीनोटाइप है, एक ही फिनोटाइप के लिए। अगर आपके पास उस जीनोटाइप में कंट्रास्टिंग एलील हो, डिफरेंट एलील हो, तो फिर उन डिफरेंट एलील्स में जो शो होगा वो डोमिनेंट होगा, जो हाइड हो जाए वो क्या होगा? वो रिसेसिव होगा। अब हेट्रोजाइगस में इफ वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, तो इसको कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या होगी, गौर करें। इन कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा इस वक्त ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ये एक हेट्रोजाइगस जीन है जिसमें दो डिफरेंट एलील्स हैं। हेट्रोजाइगस जीन है जिसमें दो डिफरेंट एलील है, वन एलील इज कैपिटल आर एंड द अदर एलील इज स्मॉल आर। इसमें आप देखें तो आर इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, ओवर स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर इस वक्त कंप्लीटली डोमिनेंट है किस चीज के ऊपर? स्मॉल आर के ऊपर। तो फिनोटाइप शो किसका होगा? फिनोटाइप शो कैपिटल आर का होगा। कैपिटल आर का जो फिनोटाइप है हमारे पास, सपोज आप राउंड ले ले, तो कैपिटल आर इज फॉर राउंड सीड एंड स्मॉल आर इज फॉर रिंकल सीड। तो इस वक्त राउंड सीड होगा ये जो हेट्रोजाइगस आपको नजर आ रहा है ये राउंड सीड होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा नेक्स्ट, अगर आप आगे देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको फिर मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस की है। तो इस फिनोटाइप में कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फिनोटाइप विल बी सिमिलर टू कैपिटल आर, यानी ये कौन से पेरेंट के साथ सिमिलर होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अ हेट्रोजाइगस जीन शो कंप्लीट डोमिनेंस। गौर से सुने इसको, एमसीक्यू आ सकता है। अ हेट्रोजाइगस जीन शो कंप्लीट डोमिनेंस बिटवीन इट्स एलील, so the phenotype will be similar to which of the following parent? homozygous dominant या heterozygous या homozygous recessive? तो ये homozygous dominant की तरह होगा, क्योंकि dominant एलील इस वक्त ये हमारे पास इसमें dominant parent से। कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस है, इसका फिनोटाइप बिल्कुल सिमिलर होगा कैपिटल आर की तरह, यानी इसका फिनोटाइप भी राउंड है और कैपिटल आर स्मॉल आर का फिनोटाइप भी राउंड फिनोटाइप है। अच्छा, सम रिलेशन डू नॉट फॉलो दिस रूल। अब मेंडल ने तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया,
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा भी था कि इस तरह के कुछ रिलेशंस आ रहे हैं, बट उसने इसको इग्नोर किया है। फिर इसके बाद जाके डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब और एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको ऐसे लगा कि कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा भी कोई रिलेशंस हैं। कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा भी एलील्स ऑफ द सेम जीन में कोई रिलेशंस होती है। वो रिलेशंस हमारे पास असल में अब एक्सेप्शन टू मेंडेलियन है, और वो रिलेशन कौन से हैं? दे आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट एंड ओवर डोमिनेंट। सो इसको डिस्कस करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है, को डोमिनेंट क्या है एंड ओवर डोमिनेंट क्या है। अब इसको आपस में कंपेयर भी करेंगे और फिर इसके ऊपर डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके ट्रिक्स जो है आपने मालूम करने हैं। अच्छा, फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है, तो गौर से देखिए। When none of the allele from parent show themselves in a heterozygous, सपोज करें कि दो होमोजाइगस है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। F1 जो आ रहा है उसमें वो पेरेंटल फिनोटाइप नहीं है, कोई हाइब्रिड फिनोटाइप आ गया है, अलग सा फिनोटाइप आ गया है, इसको आपने कहना है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, गौर करें इसकी तरफ। अच्छा, इसको 1899 में कर्ल ने इसके ऊपर काम किया था, 4 o'clock फ्लावर्स के ऊपर, 4 o'clock प्लांट जो है उसके फ्लावर्स के ऊपर। ज़रा उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कैसे हमारे पास दोनों पेरेंट से एलील शो नहीं हो रहे, तो फिर इसको इनकम्प्लीट का नाम दिया है। गौर करें, सपोज एक फ्लावर है मेरे पास, रेड फ्लावर, और इसका जीनोटाइप इस वक्त है होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि 4 o'clock में रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर। तो एक आपके पास फ्लावर है रेड फ्लावर जो जीनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको क्रॉस करते हैं वाइट फ्लावर से। ये वाइट फ्लावर जीनोटिपिकली होमोजाइगस रिसेसिव है, WW, RR जो है वो रेड के लिए, WW वाइट के लिए। इससे आसानी से आपको समझ आ जाएगी। जब आप इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर है, गौर से देखिए, जितने भी फ्लावर है, ऑल ऑफ देम विल बी पिंक कलर फ्लावर। अच्छा, अब दो बातें ज़रूरी है। पेरेंट्स में देखिए तो एक जीनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट है जो रेड है, दूसरा भी होमोजाइगस है बट वो रिसेसिव है, वाइट कलर का फिनोटाइप है। अगर आप इस ऑफस्प्रिंग में देखिए तो कलर इसका पिंक है और ये जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस है, यानी कि आप कह सकते हैं एक एलील डोमिनेंट पेरेंट से है, दूसरा एलील रिसेसिव पेरेंट से है, बट इसमें एक भी शो नहीं हुआ। गौर से, इसमें एक भी शो नहीं हुआ। जब ये दोनों शो नहीं हुए तो क्या हुआ है, यहां पे एक हाइब्रिड बना है। वो हाइब्रिड फिनोटाइप आपके पास क्या है, वो पिंक कलर का फिनोटाइप है। तो देखिए, पिंक ना तो रेड है ना वाइट है, इसलिए हम कहेंगे इनकम्प्लीट के केस में नन ऑफ द एलील शो देमसेल्फ। ये आपके पास आ जाएगा F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में ऑल 100% हमारे पास क्या होंगे, ये पिंक कलर के होंगे और जीनोटाइप इसका हेट्रोजाइगस होगा। आप MCQs के लिए इसको नोट कर लें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा, सॉरी जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। बट फिनोटाइप ये दोनों पेरेंट्स में से किसी की तरह भी नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड है जो पिंक कलर है। अब ऐसे करते हैं कि इसका सेल्फ क्रॉस लेते हैं, उस सेल्फ क्रॉस में देखते हैं कि फिर ये डोमिनेंट और रिसेसिव में से कोई शो होता है या नहीं होता, या सारे ही इनकम्प्लीट आते हैं। गौर करें इसकी तरफ, ज़रा इस पिंक को पिंक से क्रॉस करते हैं। F1 क्रॉस F1, कैपिटल R W, RW क्रॉस RW, यानी जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस और फिनोटिपिकली पिंक कलर। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बिल्कुल उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह है जो हमने
अप्लाई किया था मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, बट वहां पे हमारे पास वो जीनोटिपिकली तो हाइब्रिड आ जाता है, जीनोटिपिकली तो हेट्रोजाइगस आ जाता है, बट फिनोटिपिकली वो डोमिनेंट पेरेंट की तरह होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंट? गौर करें जरा, इसमें आप रेड और व्हाइट को क्रॉस करें तो पिंक आ रहा है, वहां आप राउंड और रिंकल को क्रॉस करें तो 3 राउंड और एक रिंकल आता है, यानी वहां पेरेंटल फिनोटाइप ही आएंगे, यहां पेरेंटल फिनोटाइप के अलावा कोई और फिनोटाइप आ रहा है, तो इसलिए द रिलेशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। चले अब F1 क्रॉस F1 जब आप सेल्फ क्रॉस कर लें तो इस सेल्फ क्रॉस में हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे? गौर से देखिए इसकी तरफ, 4 ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं। आप जब इसको क्रॉस करेंगे तो नंबर 1 ये रेड फ्लावर आएगा, फिनोटिपिकली रेड, जीनोटिपिकली RR यानी होमोजाइगस डोमिनेंट। सेकंड और थर्ड पिंक कलर आ रहे हैं, सिमिलर टू F1 होंगे, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों। और थर्ड जो है वो व्हाइट कलर आ रहा है जो रिसेसिव पेरेंट की तरह होगा। अब इस F1 क्रॉस F1 से जो आपके पास F2 आ रहा है, इसमें 50% F1 की तरह है और 50% पेरेंटल की तरह है, तो ये 50% जो पेरेंटल है इसमें फिर 25 डोमिनेंट और 25 क्या है? रिसेसिव है। क्लियर हो गई बात? द डिफरेंस इन बिटवीन दिस क्रॉस एंड दिस F2 जनरेशन एंड F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें आपके पास कोई थर्ड फिनोटाइप नहीं आ रहा, राउंड या रिंकल 2 ही है, इसमें आपके पास थर्ड फिनोटाइप जो है ये आ रहा है। क्लियर हो गई बात? दिस इज इनकम्प्लीट और डोमिनेंट रिलेशन। अब इसमें आप देखें तो एलील्स ऑफ द जीन 2 ही है। फ्लावर कलर के लिए जो जीन है उसके 2 ट्रेट्स यहां पे हमने लिए हैं, रेड और व्हाइट, तो इसमें आप देखिए एलील्स 2 ही है, या तो R है या W है, बट इन 2 डिफरेंट एलील से 3 डिफरेंट फिनोटाइप आ रहे हैं। आप F2 में देख सकते हैं, रेड भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है, इसमें कोई थर्ड एलील इन्वॉल्व नहीं है, बट इन 2 एलील्स में जो रिलेशन है वो असल में क्या है? वो डिफरेंट है। इसको एक्सेप्शन टू मेंडेलियन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड में आप देखें तो 2 एलील से 2 ही फिनोटाइप आ रहे हैं, 2 एलील से 2 ही फिनोटाइप, यानी कैपिटल R स्मॉल r वहां पे हमने लिया था, तो राउंड या रिंकल दोनों में से कोई एक आ रहा है। इधर R और W लिया है तो या तो ये रेड होगा या व्हाइट होगा या पिंक होगा, 3 फिनोटाइप आ रहे हैं। दिस इज इनकम्प्लीट रिलेशन जिसको मेंडल ने स्टडी नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कोडोमिनेंट्स। बाज़ का स्टूडेंट्स कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट में कंफ्यूज हो जाते हैं, आज आपने इसको क्लियर कर देना है। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। when both the alleles of a gene express in heterozygous, इनकम्प्लीट में हमने पढ़ा कि कोई भी एलील एक्सप्रेस पेरेंटल नहीं हो रहा, को में हम पढ़ रहे हैं कि दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। कैसे दोनों एक्सप्रेस होंगे, अब इसको समझने की जरूरत है, गौर करें। वहां पे एक हाइब्रिड बना है, दोनों यानी रेड और व्हाइट का हाइब्रिड मिक्स करके पिंक बना है। यहां वो बात नहीं है, यहां दोनों शो होंगे। कैसे शो होंगे, गौर करें इसकी तरफ, इसमें पॉइंट जरूरी है। दिस इज नॉट इंटरमीडिएट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इस तरह जिस तरह मैंने अभी कहा कि उसमें रेड और व्हाइट की कॉम्बिनेशन से पिंक बना है, तो कोई पेरेंटल एग्जैक्ट पेरेंटल शो नहीं हो रहा। इसमें ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंटल शो होंगे, दोनों आपको नजर आएंगे। कैसे, अब इसको गौर से देखिए, इस एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाती है। आपके पास एक व्हाइट कलर का एक हेन है और ये आप एक देखें तो ब्लैक कलर का एक चिक है, ब्लैक और व्हाइट। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो इसका ऑफस्प्रिंग कैसे होगा, उस ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप से आपको पता चलेगा कि ये कोडोमिनेंट है, ये इनकम्प्लीट है या ये कोई और है। अब गौर करें, इसका ऑफस्प्रिंग आपके पास ये आया, हाँ, इसमें आपको व्हाइट कलर भी नजर आ रहा है, इसमें आपको ब्लैक भी नजर आ रहा है।
देखें वाइट कलर का, आप देखें इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का देखें वो भी इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। यानी दोनों पेरेंटल का फिनोटाइप इसमें शो हो रहा है। ये क्यों ऐसे हुआ? एक एलील इस वाइट हैंड से आया, दूसरा एलील इस ब्लैक से आया। जब ये क्रॉस हुए तो इस ऑफस्प्रिंग में दोनों एलील्स एक्सप्रेस हुए, दोनों एलील्स की एक्सप्रेशन हुई और दोनों शो हो रहे हैं। जब दोनों शो होंगे तो कोडोमिनेंस। अच्छा, अगर ये ऑफस्प्रिंग इस वक्त प्योर ग्रे कलर का होता तो फिर वो ना तो व्हाइट था ना ब्लैक था, तो फिर नन ऑफ द एलील शो हुआ, तो फिर क्या था? इनकम्प्लीट था। बट इस वक्त आपके पास इसमें दोनों शो हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोडोमिनेंट। आपने एक चीज यहां गौर से सुननी है, नोट करनी है इसको। ये कंपैरिजन ये है, none of the parental allele show itself, this is called incomplete. When both show itself, this is called complete codominance. जीनोटिपिकली दोनों सेम होंगे, बट आपके पास जो डिफरेंस है वो असल में फिनोटिपिकली है। जीनोटिपिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंट में भी हेट्रोजाइगस होगा, और जीनोटिपिकल और फिनोटिपिकली ये चेंज होगा। कोडोमिनेंस जो है इसका भी ये F1 जनरेशन, ये ऑफस्प्रिंग जो है ये जीनोटिपिकली हमारे पास क्या होगा? जीनोटिपिकली ये भी हाइब्रिड होगा, ये भी हेट्रोजाइगस होगा, बट फिनोटिपिकली ये क्या है? ये उससे डिफरेंट है। तो इसमें दोनों शो हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। अच्छा जी, अनदर रिलेशन इज ओवर डोमिनेंस। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ओवर डोमिनेंस किसको कहते हैं? व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस इज मोर देन होमोजाइगस डोमिनेंट। सिंपल सी बात है, ऑफस्प्रिंग F1 का बन गया है। अच्छा, इसमें याद रखिए ये एक्सेप्शन, जो भी आप रिजल्ट्स देखते हैं तो ये आप F1 के देखेंगे। F1 को देख के आपने फैसला करना है कि ये इनकम्प्लीट है, को है या ओवर है। इस केस में हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर फिनोटाइप की इंटेंसिटी ज्यादा हो, अच्छा जीनोटिपिकली वो भी इसी तरह होगा। जीनोटिपिकली इनकम्प्लीट भी हेट्रोजाइगस है, को भी हेट्रोजाइगस है, ओवर डोमिनेंट भी हेट्रोजाइगस है, बट फिनोटिपिकली सारे से डिफरेंट है। इनकम्प्लीट में फिनोटाइप पेरेंटल में कोई भी नहीं है, को में फिनोटाइप दोनों पेरेंटल है, ओवर में फिनोटाइप क्या होगा? याद रखिए, जो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है उसकी तरह होगा, बट इंटेंसिटी उससे ज्यादा होगी। फिर से, ओवर डोमिनेंट में ये F1 ये हेट्रोजाइगस उस डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगा, बट इंटेंसिटी उससे क्या होगी? ज्यादा। द बेस्ट एग्जांपल इज कलर ऑफ आई इन ड्रोसोफिला। जो डार्क कलर होता है इसमें इंटेंसिटी ये F1 जनरेशन में ये क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पेरेंटल वन। अच्छा जी, अब बहुत जरूरी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट्स इंतहाई ज़रूरी है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। इसमें आपको कंपैरिजन कराऊंगा डोमिनेंट, इनकम्प्लीट को, मल्टीपल एलील एंड पॉलीजेनिक जो आगे आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इस पे MCQs आ सकते हैं। जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप MCQs कर पाएंगे। गौर से देखिए ज़रा हमने इस कंसेप्ट में क्या सीखना है, गौर से देखें। फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ फिनोटाइप्स हाउ मेनी पॉसिबल एलील एंड जीन विल बी देयर। आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप दिए हैं और आपको बताया है कि मालूम करें इसके लिए एक ही एलील में कितने, एक ही जीन में कितने एलील्स होंगे, या इसके लिए नंबर ऑफ जीन्स भी एक से ज़्यादा होंगे। ये आपने फाइंड आउट करना है। पहले सीखे इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप दिए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, ज़्यादा है, और पूछा जा रहा है कि इसके लिए पॉसिबल एलील्स कितने होंगे या पॉसिबल जीन्स कितने होंगे।
हम पहले पॉसिबिलिटी देखेंगे कि एक ही जीन में उस एलील्स को चेंज करे और उसकी रिलेशन को चेंज करे या नंबर्स को चेंज करे, तो उससे वो फिनोटाइप आ जाए। नहीं आते तो फिर ज़्यादा जीन्स की तरफ जाएंगे। गौर करें इसकी तरफ। पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, इफ़ देर आर 2 फिनोटाइप्स, एक करेक्टर है जो 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स में अवेलेबल है। हम एग्जांपल ले लेते हैं सीड शेप, राउंड एंड रिंकल। सीड शेप एक ही करेक्टर है, तो वो एक करेक्टर 2 डिफरेंट ट्रेड्स में अवेलेबल है, यानी उसके 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स पॉसिबल है। राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। इसके लिए कितने पॉसिबल एलील्स और कितने पॉसिबल जीन होंगे? गौर करें इसकी तरफ। 2 डिफरेंट एलील्स इसके लिए होंगे ऑफ अ सेम जीन। याद रखें, इसको लिख ले अपने पास। जब 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स होंगे तो 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ सेम जीन इसमें होंगे। और वो 2 डिफरेंट एलील्स कौन से हैं? एग्जाम्पल इसकी ले लें, RR, या एक आर आप जो कैपिटल आर है ये राउंड के लिए है, जो स्मॉल आर है ये रिंकल्ड के लिए है। तो देखिए 2 फिनोटाइप हो गए ना, राउंड फिनोटाइप, रिंकल्ड फिनोटाइप। राउंड ट्रेट, रिंकल्ड ट्रेट, एक ही कैरेक्टर है, वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, राउंड और रिंकल्ड। तो इसके लिए मैक्सिमम फिनोटाइप्स और मैक्सिमम जीन कितने होंगे? ये लिख ले अपने पास। मैक्सिमम जीन एक ही है और मैक्सिमम उसके अंदर कंट्रास्टिंग एलील्स, उसके अंदर एलील्स कितने हैं? ये 2 है, एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम आगे ऐसे करेंगे कि फिनोटाइप्स के नंबर्स को इंक्रीज करेंगे और फिर उसके लिए देखेंगे कि कितने एलील्स या कितने जीन्स होंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब अगर फिनोटाइप्स हम एक बढ़ा दें, 3 कर दें, इसकी भी एग्जांपल लेंगे हम। अब इसके लिए कितने एलील्स होंगे? 2 डिफरेंट एलील्स, बट देखें इसमें और ऊपर वाले में पहले कंपैरिजन देखें। 2 फिनोटाइप के लिए 2 ही एलील है, 3 फिनोटाइप के लिए भी 2 ही एलील है। बट द मेन पॉइंट इज 2 डिफरेंट एलील्स बट देयर में बी अ रिलेशन ऑफ इनकम्प्लीट और कोडॉमिनेंट। ऊपर की कंडीशन देखें, वो मेंडलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। 1 एलील विल बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, तो इससे 2 ही फिनोटाइप बनेंगे। बट इस नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखें, एलील्स 2 है बट इसके लिए फिनोटाइप 3 हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख ले इसकी, इससे समझ आ जाएगी। RW, आपको ये 3 सेक्शन नजर आ रहे हैं ना, रेड, व्हाइट और पिंक वाला। बट इसमें आप देखें तो 2 डिफरेंट एलील्स ही है, कोई तीसरा एलील नजर नहीं आएगा। मतलब R और W बस ये 2 ही है, इससे और कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। अगर आपके पास प्योर R हो तो रेड होगा, प्योर W हो तो व्हाइट होगा। और अगर इन दोनों ये जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस हो और इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई, तो ये क्या होगा? ये पिंक इन कलर होगा। ये इस वक्त आपके पास 3 फिनोटाइप हुए, रेड, व्हाइट, पिंक, 3 फिनोटाइप है। और इसके लिए कितने डिफरेंट एलील्स है? 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन। अब इसमें और ऊपर में फर्क क्या है? 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन एंड अ रिलेशन इज कंप्लीट डोमिनेंट, दैट इज फॉर 2 डिफरेंट फिनोटाइप। 2 एलील्स ऑफ अ सेम जीन एंड द रिलेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट, सो दिस कंडीशन विल शो 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स। इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब ऐसे करते हैं, इस फिनोटाइप्स को और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, सपोज करते हैं कि 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। अब आपके पास इस वक्त 4 फिनोटाइप्स आ गए हैं। पहले हमने 2 की कंडीशन पढ़ी, फिर 3, अब 4 पढ़ने। 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। इसके लिए एलील्स की कंडीशन क्या होगी? देयर मस्ट बी मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन। याद रखें कि अगर फिनोटाइप 3 की बजाय 4 हो गए, अब ये 2 एलील्स से पॉसिबल नहीं है। अगर फिनोटाइप 3 की बजाय 4 हो गए, अब ये 2 एलील्स से पॉसिबल नहीं है। एक जीन से पॉसिबल है, याद कर ले। इस वक्त
जीन एक ही होगा, इस 4 फिनोटाइप के लिए जीन एक ही होगा, बट उसके फॉर्म्स डिफरेंट होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, यानी उसके एलील्स 2 से ज़्यादा होंगे। कैसे, ये एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इस कंडीशन को फिर कहते क्या है, अगर 2 से ज़्यादा एलील हो, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। इसको आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप कैसे हमारे पास 4 फिनोटाइप्स में अवेलेबल है और कैसे ये एक ही जीन इसको कवर करता है, बट वो जीन 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में है। गौर करें, इस वक्त इस ABO ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास एक ही जीन के 3 डिफरेंट एलील हैं। याद करें कि जीन I है, जीन इसके लिए क्या है, I है। दिस I जीन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ IA, जो A ब्लड ग्रुप के लिए है। सेकंड आप देखिए तो यही I जीन एक दूसरे फॉर्म में अवेलेबल है, जो होता है IB। अब देखिए, I जीन का IA एक एलील हो गया, I जीन का IB दूसरा एलील हो गया। यह है ब्लड ग्रुप B के लिए। इसी I जीन का एक और अल्टरनेट फॉर्म है जो कि स्मॉल I है, एंड दिस स्मॉल I इज फॉर ब्लड ग्रुप O। अब देखें, इससे 4 फिनोटाइप कैसे आएंगे। ब्लड ग्रुप A भी आ सकता है, इससे ब्लड ग्रुप B भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप AB भी आ सकता है, एंड ब्लड ग्रुप O भी आ सकता है। इन 3 एलील्स के डिफरेंट जीनोटिपिक कंडीशंस, जो हम आगे ब्लड ग्रुप में डिटेल से पढ़ेंगे कि सपोज A ब्लड ग्रुप है तो उसके जीनोटाइप्स कौन कौन से पॉसिबल है, B के कौन से हैं, AB के कौन से हैं, O के कौन से हैं। बट याद रखिए कि ABO ब्लड ग्रुप के लिए ये 3 ही एलील हैं। तो इस वक्त एलील्स 2 से ज़्यादा हुए ना, बट जीन तो एक ही है। जीन एक ही है, बट उसके फॉर्म्स वो डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म में, डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स में वो मौजूद है। इसलिए ये हमारे पास 2 से ज़्यादा एलील्स हैं। तो जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे एक जीन में, उसको हम मल्टीपल एलील कहेंगे। इस तरह तो मोर देन 300 एलील्स हो सकते हैं एक जीन के, बट याद करें कि ये एलील्स आपको 4 फिनोटाइप देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लड ग्रुप में भी हमारे पास फिनोटाइप A, B, AB, O, ये 4 फिनोटाइप्स है। क्लियर हो गई ये बात। ज़रा इसको एक और कंडीशन इसकी देखते हैं, तो तब ये मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। मोर देन 4 फिनोटाइप्स। अब फिनोटाइप्स अगर 4 से भी ज़्यादा है, ज़रा इसको रिवाइज करें। पहले हमने 2 फिनोटाइप्स लिए, तो उसके लिए 2 ही एलील है एक जीन के, जो कि कंप्लीट डोमिनेंट रिलेशन। फिर हमने 3 फिनोटाइप्स लिए, जीन एक ही है, एलील 2 ही है, बट उसमें रिलेशन इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंट होगा। फिर फिनोटाइप 4 है, तो जीन एक ही है, बट एलील्स 3 है। याद कर ले इस पॉइंट को, फॉर 2 फिनोटाइप, फॉर 3 फिनोटाइप एंड फॉर 4 फिनोटाइप्स। इन 3 कंडीशंस के लिए नंबर ऑफ जीन एक ही होगा, बट एलील डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर। मोर देन 4 फिनोटाइप्स की कंडीशन इससे चेंज है। अगर फिनोटाइप 4 से ज्यादा है, याद कर ले, देयर मस्ट बी मोर देन 1 जीन एंड द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर 4 से ज्यादा फिनोटाइप एक कैरेक्टर के हुए, 4 से ज्यादा ट्रेट्स एक कैरेक्टर के हुए, तो उसको फिर एक जीन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए मोर देन 1 जीन्स होंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्किन कलर एंड व्हीट ग्रेन कलर। आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है पॉलीजेनिक का। स्किन कलर में आप देखें तो ओवरऑल इसको 8 जीन्स कंट्रोल करते हैं, मोर देन 1 जीन हुआ, 8 जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जीन्स हैं, जीन A, B, C। आगे जाके इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इस तरह व्हीट ग्रेन कलर में भी। और इसके फिनोटाइप आपको याद होना चाहिए, 7 फिनोटाइप्स हैं, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है इसके अंदर, इस एक ही करेक्टर। देखिए, स्किन कलर एक ही करेक्टर है, बट वो 7 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो इसके लिए अब हमारे पास नंबर ऑफ जीन्स एक से ज़्यादा हो गए। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। फॉर 2 फिनोटाइप्स, फॉर 3 फिनोटाइप्स, फॉर 4 फिनोटाइप्स, ओनली 1 जीन विल बी देयर, एंड फॉर मोर देन 4 फिनोटाइप्स देयर मे बी मोर देन 1 जीन। फिर फॉर 2 फिनोटाइप्स, फॉर 3 फिनोटाइप्स, इन दोनों के लिए 2 ही एलील्स होंगे एक जीन में। फॉर 4 फिनोटाइप्स
देयर आर मोर देन टू एलील्स, जीन एक ही है, एलील ज़्यादा है, यानी कि 3 एलील्स हो सकते हैं। और फिर अगर 4 से ज़्यादा फिनोटाइप है तो फिर हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसको कहेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलील एंड पॉलीजेनिक। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ जीन ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल एलील में नंबर ऑफ जीन एक ही है और नंबर ऑफ एलील्स उस जीन के क्या है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लें। और एक और अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे ब्लड ग्रुप की तरफ जो मल्टीपल एलील की एग्जांपल है और पॉलीजेनिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीपल एलील पूरा ब्लड ग्रुप को क्लियर करेंगे, साथ में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, तकरीबन मोर देन 1 आवर उस पर लगेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे जाएंगे जीन एक्सप्रेशन वगैरह, जीन इंटरेक्शन वगैरह की तरफ। तो इस वीक में इस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे।